नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार माने और बहुजन मुक्ति पार्टी के कोंकण प्रदेश अध्यक्ष माननीय अत्ताउल्ला खान और बहुजन मुक्ति पार्टी के राज्य सचिव महासचिव मधुकर जाधव साहब हमारे साथ है। माने साहब, आपसे मेरा पहला सवाल जो है, आपने राशन कार्ड के विरोध में जो हामी पत्र भर के लिया जा रहा था लोगों से, उसके विरोध में आंदोलन किया था। पूरे महाराष्ट्र भर आपने आंदोलन किया था, उसका प्रमुख कारण क्या था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसी एक साजिश रची थी कि जनता को जो राशन मिलता है वो राशन ना मिले। अगर राशन कार्ड ही बंद होता है तो राशन मिलने वाला नहीं है। जो गरीब तबका है, 4 रुपए किलो में गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, शक्कर मिलती है, वो ना मिले और उनको राशन कार्ड ही बंद करना है, इसलिए वो ऐसा प्लान कर रहे थे। उनके विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी ने और बहुजन मुक्ति पार्टी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय बाला साहब पाटिल, उन्होंने और पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने गांव स्तर तक सरकार द्वारा जो हमी पत्र आया था वो जलाने का काम किया। क्योंकि राशन कार्ड एक आधार है, जैसा एक आधार कार्ड है वो भी एक आधार है। आज ये राशन कार्ड जो हमारा आधार है, लोगों का आधार है, आप हॉस्पिटल में चले जाओगे, हॉस्पिटल का बिल माफ करना है तो राशन कार्ड जरूरी है। कलेक्टर कचहरी में कोई डॉक्यूमेंट निकालना है तो भी राशन कार्ड जरूरी है। तो सरकार की जो ये नीति है वो जनसामान्य लोगों के विरोध की नीति है। इसलिए हमने पूरे महाराष्ट्र भर में सरकार का जो रूल आया था हमी पत्र योजना, वो हमने जलाया। और आगे जाकर सरकार फिर ऐसी नीति लाएगा तो सरकार के विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। और आपने जो ये आंदोलन किया था उसका क्या आउटपुट आया? इसका बहुजन मुक्ति पार्टी ने जो आंदोलन खड़ा किया पूरे महाराष्ट्र भर, तो इसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि सरकार को उनका निर्णय पीछे लेना पड़ा। यानी समाज के अंदर बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रभाव निर्माण हो चुका है। केवल समाज के अंदर ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव निर्माण हो गया है, ये हमारा कहना है। इस आंदोलन के पहले भी आपने एक आंदोलन किया था कुछ महीने पहले, जो माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ था। माइक्रो फाइनेंस एक शोषण करने वाली, एक्सप्लॉयटेशन करने वाला कारखाना है। और ये जो माइक्रो फाइनेंस है, लगभग 300 से ज्यादा इनके फाइनेंस कंपनियां हैं। वो जब महिलाओं को कर्जा देते हैं तो 2 ही आधार पर देते हैं कि आपका एक आधार कार्ड चाहिए और आपका पैन कार्ड चाहिए, हमें दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर वो कर्जा देते हैं, लेकिन उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, बैंकों से भी ज्यादा है। और इससे महिलाओं का बहुत बड़े तादाद में एक्सप्लॉयटेशन हुआ, साइकोलॉजिकल हुआ, फिजिकली हुआ। महिलाओं ने आत्महत्या की माइक्रो फाइनेंस के कर्ज को लेकर। रांची में एक घटना हमारे सामने आई। एक महिला का घर था, 20 लाख में उसने खरीदा था और उसने माइक्रो फाइनेंस का कर्जा लिया था। तो माइक्रो फाइनेंस का कर्जा चुकाने के लिए उसके पास में पैसा नहीं रहा, तो माइक्रो फाइनेंस वालों ने 20 लाख का घर 12 लाख में खरीद लिया। ये एक मामला सामने आया। दूसरा मामला सामने आया कि माइक्रो फाइनेंस वाले महिलाओं को डर दिखाते हैं। एक तो उनके पुरुष घर में नहीं रहते, दोपहर के समय में ये माइक्रो फाइनेंस वाले ऑफिसर जाते हैं, वहां पर धमकाते हैं, उनकी गाड़ी खींचने का डर दिखाते हैं, घर गिरवी रखने का डर दिखाते हैं, 4 व्हीलर लेने का
डर दिखाते हैं। डर दिखाकर महिलाओं को हरेस किया जा रहा है। आपको मैं दूसरा एक उदाहरण बता देना चाहता हूँ। एक महिला माइक्रो फाइनेंस को लेकर बहुत परेशान थी। वो महिला सॉरी वो महिला हॉस्पिटल चली गई और हॉस्पिटल जाकर उस महिला ने कहा, डॉक्टर मेरा खून निकाल दो। तो डॉक्टर ने कहा, थोड़ा चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में खून ही नहीं है, अगर आपका खून निकालेंगे तो आप मर जाओगी। तो डॉक्टर पूछता है आप ये खून क्यों बेचना चाहती हो, ये खून आप क्यों बेचना चाहती हो? तो महिला कहती है माइक्रो फाइनेंस का कर्जा बहुत हुआ है और वो चुकाने के लिए मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, तो ये खून बेचकर मैं वो कर्जा चुका सकती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कर्जा चुका सकती हो, अगर आप जिंदा रहोगी तो अगर आपका खून निकाल दिया जाएगा तो आप मर जाओगी। यानी उस महिला के अंदर, शरीर के अंदर खून नहीं था। यानी ग्रामीण एरिया में जो गांव देहात होता है उसमें एक हमारे महाराष्ट्र में एक मराठी में सिवी एक गाली है। वो गाली क्या है? रगत खाना रगत पीना रहनू। बचपन में ये गाली सुनता था मैं, गांव में महिलाएं देती थी, लेकिन उसका अर्थ उस समय में मुझे पता नहीं था। लेकिन माइक्रो फाइनेंस को लेकर जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं वो खून चूसने वाले हैं, दलाल हैं। और इस दलालों का बंदोबस्त करने के लिए, महिलाओं का सिक्योरिटी करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने माइक्रो फाइनेंस को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया। पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया। 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा पूरे भारत में है। और अभी हम एफिडेविट ले रहे हैं महिलाओं के माध्यम से। वो धमकाते हैं कि तुम्हारा सिविल खराब हो जाएगा। इससे कोई सिविल खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि महिलाओं को भी हमने बताया है कर्जा देने का नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही महिला परेशान है, रोजगार नहीं है, साधन नहीं है, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार ने ही ये कर्जा माफ करना चाहिए, सरकार ने इसका कर्जा भरना चाहिए माइक्रो फाइनेंस। हमारे ये डिमांड है। महाराष्ट्र सरकार ने 4 तारीख को फिर से कठोर लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। वैक्सीन आने के बावजूद भी ये लॉकडाउन किया जा रहा है, तो आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखो, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है, लेकिन कोरोना वायरस ये कोई हमारी समस्या नहीं है। जब वैक्सीन नहीं था तब उसका रेशियो जो था वो कम था। अब वैक्सीन आया है, कोरोना का जो रेशियो है वो बढ़ गया है। तो इस पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने ही सीरियसली इस पर काम करना चाहिए। अरे वैक्सीन आया है तो कम होना चाहिए, तो बढ़ रहा है क्यों कोरोना? अच्छा चलो मान लेते कोरोना बढ़ रहा है। अमित शाह की सभा हो रही है, ममता बनर्जी की सभा हो रही है, उनकी रैलियां निकल रही है। जहां बीजेपी का कार्यक्रम होता है, जहां कांग्रेस का कार्यक्रम होता है, जहां एनसीपी का कार्यक्रम होता है, वहां कोरोना वायरस नहीं है। अजब किस्म के लोग हैं। यानी पंढरपुर में कार्यक्रम हुआ बीजेपी का, उधर मंगलवेढ़ा पंढरपुर एक विधानसभा है, उसमें बीजेपी की भी सभा हुई और एनसीपी कांग्रेस की भी सभा हुई, वहां कोरोना नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है। अर्नब गोस्वामी की समर्थन में रैली निकाली जाती है दक्षिण रायगढ़ में, वहां कोरोना नहीं है। एनसीपी का कार्यक्रम वहां होता है, वहां कोरोना नहीं है। यानी कोरोना आम जनता के लिए है,
तो कोरोना वायरस ये कोई हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या लॉकडाउन है। और ये लॉकडाउन गैर संवैधानिक है। ये लॉकडाउन 19 आर्टिकल के विरोध में है। ये घोषित इमरजेंसी है। और लॉकडाउन आरएसएस के लिए अवसर है। मोहन भागवत जो है वो आरएसएस का चीफ है, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हमारे लिए अवसर है। तो उनके लिए अवसर कैसा है? लॉकडाउन में राम मंदिर खड़ा किया। उनको पता था कि राम मंदिर के समर्थन में ओबीसी लोग नहीं है। ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है वो संवैधानिक अधिकार के समर्थन में है, वो विद्रोह कर सकता है। इसलिए उन्होंने लॉकडाउन में ही राम मंदिर का मामला चलाया। लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी है, ये जो उसकी दाढ़ी है ना, सफेद 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 दाढ़ी, उसको काला डांबर फंसना चाहिए। ये दाढ़ी का भी अलग राज है। ये जो दाढ़ी है नरेंद्र मोदी की, वो जो दाढ़ी नरेंद्र मोदी की है वो गोलवलकर का पैटर्न है। गोलवलकर की जो शाखा आरएसएस है, उस फैक्ट्री का प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी है। अरे नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं चाय बेचता था। किसने देखा है भाई? नरेंद्र मोदी ने चाय कब बेचा है, कब नहीं बेचा है? ना किसने देखा है, ना हमने देखा है, ना उन लोगों ने देखा है। नरेंद्र मोदी ने चाय बेचा है ये तो हमने नहीं देखा है, लेकिन भारत का हर एक नागरिक देख रहा है। नरेंद्र मोदी देश की प्रॉपर्टी बेच रहा है। नरेंद्र मोदी रेलवे बेच रहा है। नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट बेच रहा है, बेच डाला। एलआईसी बेच डाली, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। क्या बचा है? बीएसएनएल बेचा है। अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर में रूपांतर कर रहा है तो यह भी संविधान के 15 और 16 आर्टिकल के विरोध में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकार संविधान के माध्यम से दिया। 15 और 16 आर्टिकल एजुकेशन लेने का राइट है, रिजर्वेशन लेने का राइट है, रिजर्वेशन प्रमोशन का राइट है। उसके विरोध में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो पूंजीपति लोगों को बेचने का काम कर रहा है। इसलिए कोरोना वायरस के आड़ में लॉकडाउन को आगे करके ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चे के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब निरंतर जागृति कर रहे हैं। लॉकडाउन या हमारे मौलिक अधिकारों को अवरोध बना हुआ है, हम इसका पुरजोर से विरोध करेंगे। जाते जाते मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। आज आपका जन्मदिन है। मैं आपको जन्मदिन की क्रांतिकारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने आज अनोखे तरीके से इसे मनाया है। आपका जो केक था जिसको आपने काटा है उसके ऊपर ईवीएम मशीन का फोटो था, तो आपको लोगों को क्या बताना है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये केवल बहुजन मुक्ति पार्टी की समस्या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जितनी भी प्रादेशिक रीजनल पार्टियां हैं उनके लिए समस्या बनी हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रगत राष्ट्र में नहीं है। प्रगत राष्ट्र में बैलेट बॉक्स है और अप्रगत भारत में बैलेट बॉक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। आपने दीवार नाम की फिल्म देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में चलता है। वो कहता है तुम्हारे पास में क्या है? वो कहता है मेरे पास में गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। तुम्हारे पास क्या है? तो वो कहता है मेरे पास माँ है।
तो कांग्रेस बीजेपी के लोग, शातिर लोग हमें पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है। हम कहते हैं हमारे पास में 85% समाज की वोट बैंक है। जब हम कांग्रेस बीजेपी को पूछ रहे हैं तुम्हारे पास क्या है, तो कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, कोई भी बटन दबाओ वोट हमें ही मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण सत्यानाश हो रहा है। आज मेरा बर्थडे है 5 अप्रैल को, और बहुजन मुक्ति पार्टी के जो हमारे कोकण विभाग के अध्यक्ष है अतुल्ला खान भाई और उनकी जो टीम है, मधुकर जादव जी भी है, सचिन सालवे जी है, एडवोकेट सचिन सालवे जी, तो इन्होंने जो बैन ईवीएम सेव डेमोक्रेसी नाम का केक बनाया, बर्थडे सेलिब्रेट किया और ये सोशल मीडिया पर हमने डाला। इससे क्या हम कहना चाहते हैं, हमारा पदाधिकारी कार्यकर्ता क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को, कि लोगों में जागृति होनी चाहिए। ये जागृति का हथियार है। पर्याप्त परिस्थिति में जो साधन मिले उस साधन का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाने के लिए करना चाहिए। अरे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शेड्यूल कास्ट का वोट जीरो कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब का वोट जीरो कर रहा है, घुमंतु जनजातियों का वोट जीरो कर रहा है, अदर बैकवर्ड लोगों का वोट जीरो कर रहा है, माइनॉरिटी का वोट जीरो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर आपके लोकसभा से, आपके विधानसभा से, आपके वार्ड से, आपके बूथ से, आपके ग्राम पंचायत से, पंचायत समिति से, जिला परिषद वार्ड से आपका अगर वोट जीरो कर रहा है, तो आपका वैल्यू आपके वार्ड में, आपके गांव ग्राम पंचायत में, जेडपी में, पंचायत समिति में, पंचायत राज में, विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जीरो है। अभी इतना किसान आंदोलन कर रहा है तो किसानों के भी अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर विद्रोह है। यानी वामन मेश्राम साहब ने पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परिवर्तन यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली, और जैसे ही ये साउथ इंडिया में कर्नाटक तक पहुंची तो सरकार ने लॉकडाउन किया ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर चर्चा ना हो। मेश्राम साहब को लोग, राजनीतिक लोग पागल कहते थे, कुछ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में थोड़ी गड़बड़ी होती है। जो वामन मेश्राम साहब को पॉलिटिकल नेता पागल कह रहे थे, वही पॉलिटिकल नेता आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध कर रहे हैं। ये संगठित जागृति का नतीजा है। इसलिए इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटनी चाहिए और बैलेट बॉक्स आना चाहिए। इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।